हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये शुरू करेंगे आज का सेशन एंड द टॉपिक्स जो हमारे प्राइम फोकस पे होने वाले हैं। इंडिया रशिया रिलेशन को थोड़ा यहाँ पे समझेंगे कि भाई किस डायरेक्शन में हमारा रिलेशन जा रहा है। और यहाँ पे हमने कुछ रशिया रिलेटेड पीवाईक्यूज ऐड किए हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको प्रीलिम्स के अंदर जिस तरीके से सवाल अभी पूछे गए हैं उसका आइडिया यहाँ पे लगेगा। देन ट्रम्प पुतिन मीटिंग, तो ट्रम्प और पुतिन भी यहाँ पे मिल सकते हैं। 15 अगस्त को उनकी मीटिंग होनी है एंड उसके आउटकम पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करने वाली हैं। मतलब इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक, आप ये बोल सकते हो कि हमें धोखा भी मिल सकता है अगर रशिया और यूएस एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि हम पे जो है रशिया की वजह से एडिशनल टैरिफ लगाए गए हैं। देन इसराइल टू काउंटर गाजा, सो टू कंट्रोल गाजा, तो बेसिकली गाजा पर इजरायलीज जो हैं पूरा कब्जा करने वाले हैं एंड इस गाजा का फ्यूचर क्या होने वाला है, तो इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। देन इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की जो विजिट थी वो यहाँ पे डिले कर दी गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड ऑल। तो अभी विजिट उनकी डिले हो गई है, तो हमारे रिलेशन कहीं खराब ना हो जाए, इसको थोड़ा समझेंगे। एंड देन इस पूरे टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा और किस तरीके से हमें इसे डील करना है। सो दैट विल बी द फोकस रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे सेशन को। एंड द फ्रंट पेज न्यूज़ आपको पता ही है यहाँ पे। सो मोदी और पुतिन जो है उनकी बातचीत हुई है। पुतिन इज गोइंग टू विजिट इंडिया। ओके, हमारा जो एनुअल हमारे लीडर्स जाते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग। बहुत बड़ी जो है ये बात हो जाएगी एट प्रेजेंट, बिकॉज अगर आप देखें इस पूरे टैरिफ गेम के अंदर डोवाल जो है इमीडिएटली ही वेंट टू रशिया। ओके, और क्यों, किस लिए वो यहाँ पे गए हैं, तो बेसिकली कुछ एक रीअश्योरेंस हम रशिया को देना चाहते हैं कि भाई इंडिया जो है अपने इस स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। क्यों ये स्टैंड हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज ट्रम्प और पुतिन की भी यहाँ पे बातचीत होनी है। एंड पॉइंट इज दिस, अगर ये ट्रम्प और पुतिन की बातचीत सीज फायर की तरफ जाती है तो ऐसा ना हो कि इंडिया जो है वो कहीं का ना रह जाए, है ना, कि भाई हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, दोनों तरफ से हमें धोखा नहीं मिलेगा। क्योंकि हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट से चीजों को डिसाइड करता है, तो ये मत सोचना कि रशिया अपने डिसीजंस में इंडिया को कंसीडर करेगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हमें ध्यान देने होंगे। डेफिनेटली हम लोग जो अपना डिफेंस इंपोर्ट है वो यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए, ये सब बातचीत तो हो गई। एक पॉइंट जो यहाँ पे समझना है कि भी ट्रम्प क्या अचीव करना चाहते हैं, तो बेसिकली ट्रम्प वांट्स टू वीकन आरआईसी, ठीक है। आरआईसी का खेल ऐसा है कि चाइना इज टू पावरफुल। पावरफुल इन द सेंस चाइना का जो जो यूएस के साथ ट्रेड है, तो चाइना ऑलवेज लेवरेज ऑन दैट पॉइंट। ओके, हमेशा इसको लेवरेज पे रखता है और यूएस कैन नॉट अवॉइड चाइना। मतलब जो यूएस इंडिया के साथ कर रहा है, हम पे टैरिफ लगा रहा है, वो यूएस चाइना के साथ नहीं लगा सकता, क्योंकि चाइना काउंटर टैरिफ लगाता है ना। और चाइना के डिपेंडेंस जो है, मतलब यूएस की डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर काफी ज्यादा है, और इसीलिए यूएस चाइना को परेशान नहीं कर सकता। Russia, on the other hand, if you see, Russia doesn't care about. Okay, Russia इस चीज की परवाह नहीं करता है। बचा इंडिया। Now, India is dependent on US. तो यूएस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया। क्लियर, इंडिया यूएस पे डिपेंडेंट है। ट्रेड सरप्लस हमारे लिए फायदेमंद है। तो यूएस इस बात को समझता है और दे सी इंडिया इन अ वीक स्पॉट। उनको ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो वीक स्पॉट पे है एंड दे कैन टारगेट इंडिया। तो ये बड़ा डिजाइन डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है कि आरआईसी को कैसे टारगेट किया जाए, और इनडायरेक्टली एक तीर से दो निशाने होते हैं। वो चीज यहाँ पे चल रही है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर जो है वो डाला जाएगा, और उस प्रेशर के अंडर जो है इंडियन लीडरशिप कहीं ना कहीं बो डाउन हो जाएगी एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट फॉर अस। तो हम बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हमारी नेशनल सोवरेनिटी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आज आप क्या डिसीजन लोगे। अगर आप यूएस के प्रेशर में आ जाते हो, अगर यूएस सक्सेसफुल हो जाता है, तो फ्यूचर के अंदर एक चीज समझ लेना कि यूएस विल डिमांड मोर। और एक तरीके से ये आर्म ट्विस्टिंग की जो टेक्निक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ में लग जाएगी कि इंडिया तो वीक कंट्री है, जब चाहे इंडिया को आर्म ट्विस्ट कर लो। तो वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं होने देनी है,
क्लियर? तो ये हमारी नेशनल सोवरेनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है जो हमें एज अ नेशन इसको डील करना होगा। तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि एक सवाल है, मतलब मैंने 3-4 सवाल लिए हैं। तो इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड। तो बेसिकली हमने रशिया के साथ ये डील स्ट्राइक की थी, उसका नाम है, तो आपको पता होगा कुंडम कुलम में जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रशियन बेसिकली कंपनी ने हमें असिस्ट किया है उसके अंदर, उन्होंने यहाँ पे बना के दिया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जानकारी है ये। अब दूसरा है कि इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया? ओके, अब देखो ये चीज आपको समझनी है कि जो फ्यूजन रिएक्शन होती है, ये फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। अब पॉइंट ये होगा कि अगर हम इसमें सक्सीड कर जाते हैं तो आप यहाँ पे फ्यूजन रिएक्टर्स बना पाएंगे एनर्जी जनरेशन के लिए। तो डी इसका सही आंसर होता है, ठीक है। अब देखो इस ITER का जो पूरा का पूरा ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 35 कंट्रीज हैं, और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, रशिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर रिएक्ट मतलब एक्सपेरिमेंट में साथ में है। दिस ITER इज लोकेटेड इन फ्रांस एंड आइडिया यही है कि टोकोमैक बनाया जाएगा। टोकोमैक बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, आर्टिफिशियल सन इसको बोलते हैं और ये बनाया जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, क्लियर? तो ये 2016 का सवाल था। अच्छा, अब एक सवाल ये देखो कि मैच द फॉलोइंग पूछा है मैंने। ये वोल्गा रिवर जो है ये रशिया में होती है, ठीक है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को ऐड किया बिकॉज अगेन रशिया रिलेटेड है। तो कैस्पियन सी में जाती है, बिल्कुल ये सही करेक्ट है यहाँ पे, ओके। मिकोंग रिवर की बात करेंगे तो ये अंडमान सी में तो बिल्कुल नहीं जाती। ये तो मतलब आप देखोगे कि मिकोंग रिवर तिब्बत से निकल रही है और वहां से होते हुए बेसिकली म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और फाइनली साउथ चाइना सी में जाके एंटर होती है, तो मतलब ये गलत हो गया। थेम्स की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंग्लैंड एंड इट फ्लोज 215 माइल्स, ओके। और ये नॉर्थ सी की तरफ जाती है, तो आयरिश सी में नहीं जा रही है, नॉर्थ सी की तरफ जा रही है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्लियर? अब थर्ड फोर्थ आप देखिए, तो फोर्थ मतलब ये थर्ड तो वोल्गा रिवर हमने बता दिया आपको। जो फोर्थ है दैट इज जाम्बेजी रिवर, ये कालाने हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट जाम्बिया वहां पे ओरिजिनेट होती है एंड ईस्टवर्ड फ्लो करके ये इंडियन ओशियन के अंदर जाती है, ठीक है। एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर आफ्टर कोंगो, जायरे, नाइल एंड नाइजर इन अफ्रीका। तो कोंगो, जायरे मींस एक ही रिवर का नाम है ये, एंड नाइल और नाइजर के बाद जो है नाम आता है जाम्बेजी रिवर का, और ये इंडियन ओशन में एंटर मतलब एंड होती है। It means that this is right, to third and fourth is the right answer, clear? So this is what you need to know, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हो सकती है और उसके अंदर काफी चीजें आ सकती हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है, इंडिया के साथ तो ट्रेड टॉक्स पॉज पर है, तो मैं आपको यही तो समझा रहा था कि ऐसा अगर हो गया कि ट्रम्प और पुतिन की कोई डील हो गई, है ना, बिकॉज ट्रम्प इज अ डील मेकर एंड इफ दे आर एबल टू स्ट्राइक अ डील, तो उस केस में इंडिया कहीं डिसएडवांटेज पे ना हो। दैट इज व्हाट वी हैव टू वॉचफुल ऑफ, ओके, कि हमारे इंटरेस्ट डिसएडवांटेज पे हो जाएंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक है कि हम रशिया के चक्कर में मतलब ट्रम्प को नाराज कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक बार जो है मतलब ट्रम्प जो है हमें नुकसान करने लग जाए इस चक्कर में। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ट्रम्प की पॉलिसी यही है, अमेरिका फर्स्ट, टॉप प्रायोरिटी है उनका, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है यहाँ पे। and this is what you can say he is trying to achieve. Now what is happening, he is not interested in multilateral alliances, वो bilateral deals करने में बहुत interested है। तो basically there are chances कि US will not care about यूरोप, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि वो यूरोप की भी परवाह ना करे। तो दे मे स्ट्राइक अ डील टू एंड दिस वॉर, और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस भी किया था कि आते ही 24 घंटे में वॉर बंद करवा देंगे, दिस एंड दैट, बट अभी तक हुआ नहीं है। अब व्हाट विल ट्रंप कैन ऑफर, तो देखिए, नो नेटो एक्सपेंशन, मतलब यूक्रेन नेटो में नहीं आएगा, ठीक है। आइडिया ये होगा रशिया जो है वो विड्रॉ करेगा ऑक्यूपाइड टेरिटरी से, और it may ask, you can say US may ask Ukraine to withdraw, ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है, रशिया को भी बोलेगा विड्रॉ करने के लिए और यूक्रेन को विड्रॉ करने के लिए भी बोल सकता है। एंड देन डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि हम आपके जो सैंक्शंस हैं उसको ईज आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे यूरोप की एनर्जी सप्लाईज जो है वो फिर से स्टार्ट हो पाएंगी। रशिया अपना नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है वो फिर दोबारा रिवाइव कर पाएगा। और बेसिकली ही में ऑफर कि मिडल ईस्ट में इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट साथ में मिलकर लड़ते हैं, यूएस और रशियन जो है वो साथ में मिलकर लड़ने का प्लान कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ईरानियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड पुतिन की डिमांड क्या होगी, पुतिन इज नॉट गोइंग टू सरेंडर इन यूक्रेन, एंड वो नेटो को रोल बैक करने की डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉर, कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर रहा था, उस वजह से लड़ाई जो है वो शुरू हुई है। रशिया ने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ इट। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, इजराइल टू कंट्रोल गाजा। तो ऑलरेडी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, नॉर्थ ऑफ गाजा में इस टाइप की डेवलपमेंट बढ़ रही है, एंड वहाँ पे काफी जो है बिल्डअप इकट्ठा हुआ है। तो मिलिट्री का बिल्डअप है यहाँ पे, एंड चांसेस आर दिस कि कभी भी जो है वो हमला हो सकता है और गाजा के ऊपर वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, पास्ट का एक एक्सपीरियंस समझना है। पास्ट एक्सपीरियंस ये सिखाता है कि इजराइल जो है वो बहुत डिफिकल्टी फेस करेगा गाजा को कंट्रोल करने में, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। इसीलिए दिस टाइम फॉर गवर्नेंस, ठीक, तो हमास आउट है, एंड जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है दैट इज आल्सो आउट। ठीक, तो इन दोनों को तो इन्होंने आउट ही कर दिया कि हम कंट्रोल जो है आपको नहीं देंगे। तो गवर्नेंस के लिए देयर कैन बी सम न्यू अरब अलायंस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और वो अलायंस में जो है मल्टीपल कंट्री से इनपुट आएगा और वो यहाँ पे इसको संभालेंगे। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि जो ये टू स्टेट सॉल्यूशन का जो आइडिया था, है ना, कि इसराइल और पैलेस्टीन दो अलग अलग कंट्री बनेंगे, वो आइडिया, इसका फ्यूचर क्या है? तो ये मैं प्रीलिम्स 2018 में सवाल किया गया था, टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स इन न्यूज। तो ये बेसिकली इसराइल से रिलेटेड है कि इसराइलीज और पैलेस्टीनियंस अलग अलग कंट्री में रहेंगे। ये बेसिकली यूएन रेजोल्यूशन है यहाँ पे, यूएन जनरल असेंबली का, उन्होंने जो है ये आइडिया प्रपोज किया था कि अलग अलग देश बना दो। लेकिन अब इसका भविष्य क्या होगा अगर इसराइल ने गाजा पे कब्जा ही कर लिया? और इजरायली जो कैबिनेट है उसका एक आपको बताऊं कि दे अप्रूव्ड 5 पॉइंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, उन्होंने अप्रूव किए हैं, जिनके अंदर फोकस क्या है कि हमास को एक तो डिसआर्म करना होगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। गाजा को डीमिलिटराइज करना होगा। ओके, ये इनकी पूरा इनका प्लान है, डीमिलिटराइजेशन करना है गाजा का। देन जो होस्टेजेस हैं उनको छुड़ाया जाएगा। ठीक है, उनको जल्दी से इवैक्यूएट करेंगे, बाहर निकालेंगे वहाँ पे। तो ये इनकी प्रायोरिटी है। ओके, और गवर्नेंस अश्योर की जाएगी, कैसे जो है गवर्नेंस करनी है उस एरिया के अंदर। एंड इसराइल जो है, इसराइल जो है यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल रखेगा। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब है एक तरीके से जो फोर्स का प्रेजेंस होगा वो इजरायलीज का होगा वहाँ पे। सो ये 5 पॉइंट इन्होंने डाले हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू अचीव दैट। आगे बढ़ते हैं तो इंडिया यूएस डिफेंस टाइज की कहानी। अब देखो, डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया अपना विजिट। आइडिया यही है कि भाई अभी पता नहीं है कि किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ेगी, टैरिफ को लेके क्या कहानी आगे होगी। तो जब तक इस बात पे क्लैरिटी नहीं आती, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेंडिंग योर डिफेंस मिनिस्टर। और पॉइंट ये है कि देखो, हमने इंडेक्स करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन को आगे लेके जाएंगे। तो ये बेसिकली इंडिया और यूएस का ये इंडेक्स एक्स, याद रखना है। ठीक है, ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज स्टेटमेंट्स बना के पूछी जा सकती हैं, और उस स्टेटमेंट के अंदर ये डाल देंगे कि इंडेक्स एक्स एक एक्सरसाइज है। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो ये आइडिया है। अब देखो, इसके अंदर पॉइंट जो हमें समझना है कि आप को प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स लेके आ सकते हो। डिस्कशंस ऑलरेडी चल रही हैं कि कैसे हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसकी, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स की। अब एक पॉइंट इसमें डिफिकल्ट पता है क्या है, जो टेक ट्रांसफर है ना, यूएस उस चीज के लिए रेडी नहीं होता। तो यूएस हमेशा प्रेशराइज करता है कि आप हमसे डायरेक्टली हथियार खरीदो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के चक्कर में मत जाओ।
इंडिया का क्या पॉइंट होता है, इंडिया हमेशा वैल्यू एडिशन पे बात करता है कि हम अगर तुमसे हथियार खरीदेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है ना, तो आप हमें क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। हथियार तो ठीक है आ गया, उसको यूज करना नहीं करना वो बात अलग है, कि ऐसा भी हो सकता है कि भी वो कभी इस्तेमाल ही ना हो, लेकिन ओवरऑल आप क्या वैल्यू ऐड करोगे, दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन जो इंडिया यहाँ पे पूछता है। और आइडिया यही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हमें आगे लेके जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरफ जाना है ना। फिर यूएवी प्रोक्योरमेंट की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी जो है 31 आर्म्ड MQ-9B सी स्क्वाड्रन और स्काई गार्डन यूएवीज ले रहा है यहाँ पे। दे आर वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली ड्रोन्स हैं ये, और हम ले रहे हैं इनसे। ठीक है, $4 बिलियन के ये 31 आएंगे, मतलब सर्विलेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनका, और मॉडर्न वॉरफेयर में इनका इस्तेमाल होगा, बट दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए भविष्य के अंदर काम ऐसा है। इंडिया ने एक बात बोली है कि इंडिया विल नॉट स्टॉप बाइंग यूएस इक्विपमेंट। ठीक है, यूएस को अश्योरेंस दिया है कि हम आपसे जो है इक्विपमेंट लेते रहेंगे, नाराज मत होना, और ये चलता रहेगा, हमारा जो डिफेंस रिलेशन और इक्वेशन है ये आगे रहेगा ही रहेगा। अभी भी प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने कोई काउंटर नहीं लगाया है। ठीक है ना, हमने अब भी कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाया है यूनाइटेड स्टेट्स पे। तो ये देखना है कि कब तक हम ये सस्टेन कर पाएंगे। आइडिया तो यही है एट द एंड ऑफ द डे, आत्मनिर्भर भारत भाई, उससे ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ नहीं होगी कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाए। नाउ मूव टू द फंडामेंटल क्वेश्चन कि भाई इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या होगा इस डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण। ठीक है, तो 25% टैरिफ लगा, प्लस जो है इसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगेगी। और दूसरी चीज आपको एक समझनी है कि एक प्रोजेक्शन ये है कि 0.4 to 0.8% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, इतना ही इम्पैक्ट होगा, वैसे मतलब ये बोला जा रहा है 6.6% जो है ये हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कम आएगा, काम होगा वो भी, अगर इफ वी आर एबल टू हैंडल इट तो कोई प्रॉब्लम उसमें ऐसे नहीं आएगी। अब देखो ट्रेड बैलेंस इफेक्ट की बात करें तो हमारा ट्रेड सरप्लस था यूएस के साथ $41 बिलियन का। टैरिफ कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, बिल्कुल ऐसा होगा। और मतलब एक्सपोर्ट्स आपका डिक्लाइन हो जाएगा, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, खासकर जो है गुड्स का। बाय द वे ये सर्विसेज के ऊपर नहीं है, गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। एंड ट्रेड डेफिसिट कुड वाइडन बाय 0.56 to 7.84%। ओके, तो ये अच्छा खासा नंबर जो है इंक्रीज होगा। जीडीपी डिक्लाइन मैंने आपको बताया कि 0.6% जो है इन्होंने एवरेज ले ली, इतनी होगी ही होगी, तो इम्पैक्ट होगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, अच्छा अब लेकिन एक बात समझनी है कि ये तो इनिशियल पेन है, इनिशियल पेन तो होगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे, एंड इफ वी आर एबल टू सस्टेन दिस, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप और ज्यादा डाइवर्सिफाई करो। ठीक है, तो जो नुकसान यहाँ से होगा, अगर हम बाकी किसी मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं तो उतना फायदा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और दूसरी चीज ये है कि भी रशिया से अगर हम ऑयल नहीं खरीदते, तो रशियन ऑयल से अगर इंडिया पीछे हट जाता है, तो एक बात समझनी है आपको, इंटरनेशनल प्राइस पे जो है वो तेल लेना पड़ेगा। और इंटरनेशनल जो प्राइस होती हैं उससे जो हमारा इंपोर्ट बजट है वो तकरीबन $11 बिलियन तक इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो हमें इतना नुकसान होगा अगर हम रशियन तेल नहीं खरीदते हैं। तो बहुत चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि कितना जो है हमें फायदा नुकसान हो रहा है, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। तो बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप की नहीं मानोगे तो भी नुकसान होगा, मान कर पीछे हट जाओगे तो भी आपको नुकसान होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसीलिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब हाउ टू डील विद इट, दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग पॉइंट हियर। अच्छा, अब ये आपने कर दिया। ठीक है, अब क्या और इम्पैक्ट हो रहे हैं, मतलब हम जो है ट्रेड डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम यूरोपियन यूनियन के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड करेंगे, और मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, है ना। एंड जो यूरोशियन यूरेशियन जो
यूनिट्स हैं, जैसे रशिया हो गया या बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज होगी, उनके साथ भी आप अपने रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब ट्रेड इक्वेशन की बात करें तो। आइडिया यही है कि आपकी करेंसी एट प्रेजेंट तो वीक हो रही है, एंड जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट डिटेरियोरेशन है वो भी यहाँ पे जो है हमें नुकसान करेगा ही करेगा। और एग्जिस्टिंग जो आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हैं 85 कंट्रीज के साथ, और वहाँ से जो है अभी तक मतलब उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उस सारी चीज़ को हमें समझना होगा। ठीक है, तो वो जो हमने कर रखे हैं दैट दे मे नॉट बी, यू कैन से दे मे हेल्प अस, एंड और उसके अंदर ऐसा भी होगा कि हमें बहुत जगहों पे इसको रिवाइज भी करना पड़ सकता है। तो ऑयल प्राइसिंग की बात करें तो राइजिंग वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर, तो ये हम पे होगा ही होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो आपका जो $41 बिलियन का जो एडिशनल ट्रेड सरप्लस था वो तो सीधा जाएगा ही जाएगा, वो नुकसान होगा हमें। और अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑयल प्राइस की बात करें तो रशिया तो हमें सब्सिडाइज रेट पे दे रहा है, हमें तो वो चीज़ देखनी है। ठीक, तो आइडिया यही है कि भाई नेगोशिएट करते रहो, डिप्लोमेसी एक्सप्लोर करो, कैसे आप जो है इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हो। ठीक है, आप जो है एमएसएमई सेक्टर को आपको बचाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना है, मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पे, ही हैज़ मेड थिंग्स क्लियर, ऐसा कहीं नहीं होगा कि हम नहीं झुकेंगे। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो नए मार्केट एक्सप्लोर करो, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, बिजनेस करो वहाँ पे। ओके, ये हम कर सकते हैं। एंड इम्पोर्ट टैरिफ आप एडजस्ट करो थोड़ा, यूएस से जो हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, अब टाइम आ गया कि उसके ऊपर जो है यहाँ पे हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं उनको साथ में लेके काम करो, तब जो है यूएस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सो दैट इज़ द आइडिया। अब यहाँ पे सवाल देखिए, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट दे आर लेस देन इट्स मर्केंडाइज इंपोर्ट। ओके, तो 2020 का डाटा है, इन्होंने कहा कि इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट वाज $22 बिलियन और इंपोर्ट जो था वो हमारा $29 बिलियन था, तो हमारा एक्सपोर्ट लेस है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मशीनरी दे हैव डिक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। तो इंडिया का इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है आयरन और स्टील के केस में, लेकिन केमिकल्स, फर्टिलाइजर और मशीनरी की बात करें तो उस केस में हमारा जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है और इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, भी हम ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट जो है हमारे यहाँ पे सर्विसेज का कम होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। तो आप जो है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो $84 बिलियन का जो है आपका एक्सपोर्ट हुआ, एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है $49 बिलियन का, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ पे देखें तो ये कह रहा है कि इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यस, बिल्कुल ये डेफिसिट जो है ये एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर लेस देन इंपोर्ट्स ऑफ गुड, ये तो हो गया आपका ट्रेड डेफिसिट। और करंट अकाउंट डेफिसिट ये वो सिचुएशन है जहाँ पे ओवरऑल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज is on the negative side and India suffers from overall trade and current account deficit. तो this is the point here। ठीक है, तो ये है डेफिसिट हमारे यहाँ पे रहता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट। तो डी इसका राइट आंसर है यहाँ पे। तो ये इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं एंड वी नीड टू बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस नाउ। अब ये सारी चीज हमने देख ली, अब सीधा एक बार इंटरनेशनल पेज पे नजर घुमाएंगे कि देखेंगे कुछ छूट तो नहीं गया है। मोर और लेस थिंग्स हैव बीन डन, चीजें जो हैं कवर कर ली हैं। रशिया इज नॉट ईरान, इंडिया कांट होल्ड ऑयल इंपोर्ट ऑन डिमांड। तो हमारे देखो ये बिल्कुल क्लियर बताया हमने। इंडियन जो एम्बेसडर हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स अरुण सिंह, उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया कि हम रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और जियो पॉलिटिक्स में देखो चाइना इज वेरी इंटरेस्टेड कि भाई अब जो है इंडिया यूएस से मूव अवे हो रहा है, तो दे आर रियलाइजिंग दिस। ठीक है ना, अब ये एक और चीज शोकेस कर रहा है। इंडिया वांट्स टू शोकेस वन थिंग हियर, दैट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज नॉट नेगोशिएबल। तो कोई ये समझ रहा था पहले, चाइनीज दे यूज टू से कि भाई इंडिया जो है वो बेसिकली यूएस का अलाय है। तो अब ये चीज बिल्कुल अलग है, हम किसी के अलाय नहीं है भाई।
हमारे नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पे मिलते हैं हम साथ में काम करते हैं, नहीं मिलते तो पीछे भी हट जाएंगे। वैसा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट हियर। तो अभी जहाँ पे आपके नेशनल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है यूएस के साथ, तो हम पीछे हट रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें तो हमारे लोगों के लिए काम करना है ना। सो दिस इज द की पॉइंट। ओके। तो यूएस में या कहीं किसी और देश में कोई ये समझे कि इंडिया मतलब उनके उनकी बात सुनेगा, उनका एक जूनियर पार्टनर बन के रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। बिकॉज एक बार आप जो है इस तरीके से एक्ट कर लो, देन इट सेट्स अप द प्रेसिडेंट, और वो हमेशा फिर वैसा ही रहता है। तो दिस इज द की पॉइंट हियर। नाउ वी हैव कवर्ड दिस, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली है। एंड मेजरली दिस इज व्हाट वी हैव। सो ये था आपका आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।